दूसरी शादी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप मैं अब क्या करूँ? मेरे पास केसेज़ ऐसे आ रहे हैं, सिनेरियोज़ ऐसे आ रहे हैं, या दो-दो ताल्लुकात बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज सुबह की बात है, हुआ कुछ यूँ कि एक खातून ने, एक लड़की ने राब्ता किया, शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं जिस शख्स से ताल्लुक़ बनाना चाहती थी, गौहर साहब, मैं कायम करना चाहती थी, गौहर को भी दिखाओ ना यार, हमारे दोस्तों को भी आना चाहिए ना, ठीक है? मैं जिस शख्स के ताल्लुक़ कायम करना चाहती थी, वो कहीं और इन्वॉल्व था। मैंने उसको वहाँ से तुड़वाने के लिए उसकी हर शर्त को पूरा किया। उसकी हर शर्त को पूरा किया। उसने जो कुछ कहा मैंने उसकी बात मानी। लेकिन आखिर में वो मुझे छोड़ गया। पॉइंट पॉइंट समझना है। अब मेरी बात पे आ जाओ। मेरी बात ज़्यादा कैमरामैनी नहीं चलेगी, ठीक है? अच्छा, हुआ क्या? उसने इस सारे मामले में एक चीज़ जो खो दी, वो अपनी ज़ात पर इत्मीनान खो दिया। औरत ने। वो शख्स बुनियादी तौर पर प्यार का कबूतर था। वो लड़का, उसका क्लास फेलो प्यार का कबूतर था। उसने उधर से भी प्यार का दाना चुना, उसने उधर से भी प्यार का दाना चुना। आप इसे प्यार ना कहें, कुछ और नाम दे लें, लेकिन वो कबूतर प्यार का था। उसने प्यार के दाने चुने और ये जा वो जा, ना उसके हिस्से में आया ना उसके हिस्से में आया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इसी लड़की ने किसी और से ताल्लुक कायम किया, और उस लड़के ने भी शादी का धोखा दिया, शादी की बात की कि मैं शादी करूंगा। जिस तरह ज़माना जाहिलियत में लड़के अक्सर व बेशतर किया करते हैं, तो ये उसने कर दिया। उस खातून ने कहा कि सर, उसने भी मेरे से शादी नहीं की। मुझे थर्स्ट इस बात की थी कि मुझे चाहा जाए, लेकिन मुझे चाहा नहीं गया। मुझे ख्वाहिश इस बात की थी कि मुझे चाहा जाए, मुझे चाहा नहीं गया। शादी मेरी हो गई। जिस शख्स से शादी हुई वो मुझे अब्यूज़ करता था। वो सेक्सुअली अब्यूज़ करता था, वो मुझे फिज़िकली अब्यूज़ करता था, वो वैसे भी अब्यूज़ करता था। वो मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? मैं उससे भागना शुरू हुई, उससे दूर रहना शुरू। मैं घरवालों को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं घरवालों को नहीं बता सकती थी। उसने एक बात तो मुझे वाज़े तौर पर कही कि तुम वर्जिन नहीं हो, तुम बाकरा नहीं हो, और तुम में, उसने बड़े सख्त अल्फाज मुझे उसने बताए, लेकिन मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। उसने कहा तुम में और फलां औरत में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरह के उसने अल्फाज कहे। कहने लगी कि सर, मैं रोती थी, मैं तकलीफ में मुब्तला थी, मैं गिल्ट में मुब्तला थी कि सर मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं। मैं अक्सर व बेशतर जो वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है कि हर मुसलमान का एक माजी और हर काफिर का एक मुस्तकबिल है। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये है कि अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, ये बेहतरी के दरवाजे बंद नहीं हुए, तो आप बेहतरी की जानिब आ सकते हैं। कहने लगी सर, मुझे इस शख्स ने, जो मेरा शौहर था, इसने भी मुझे छोड़ दिया, और अब मैं अकेली हूँ। लेकिन मैं असल में जिस मसले को लेकर आपके पास आई हूँ वो ये कि मेरा ताल्लुक कायम करना फिर भी नहीं रुक रहा। मैं फिर भी नहीं रुक पा रही। इसकी मुझे वजह बता दीजिए। और उस सिर्फ ये यहाँ पर ये मामला नहीं है कि उसने अपने बारे में बताया, उसने शौहर के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरा शौहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुब्तला रहा, और वो था। और वो कहने लगी कि जाने किन किन लड़कियों के साथ मिलता था। उसने मुझे तस्वीरें दिखाता था, मुझे वीडियोस दिखाता था कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, देखो जैसे ये कर रही है वैसे तुम्हें करना है। अब ये सारी कहानी सुनाने के बाद, बात सुनाने के बाद, उसने कहा कि सर मुझे बताएं हल क्या है। मैंने जो हल सजेस्ट कर सकता था अपनी नाक़स राय के मुताबिक, नाक़स इल्म के मुताबिक, उसे मैंने सजेस्ट किया। फिर मैंने ये चेक किया कि बुनियादी तौर पर असल मसला क्या है। उसका नाम उसके डेट ऑफ बर्थ से लगा नहीं खाता था। एक तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पर। एक तो ये सबसे बड़ा मामला। फिर जिस तरह से वो ओशो कहता है ना कि ये मईशत थी, मोहब्बत की फ़ाहम तफ़हीम नहीं थी। ओशो एक बात बड़ी अच्छी कहता है कि ये मोहब्बत की फ़ाहम तफ़हीम नहीं थी, ये मईशत थी जिससे ये शादी का सिलसिला चला बसूरत दीगर। इस शादी का जन्म ही गलत था। सितारे ही गलत थे, गलत सितारे एक दूसरे से मिल गए थे। और उसकी बात वो मुझे यहां पर इस केस में आकर ठीक लगती है। दोनों के सितारे गलत। वो जो मरीख, मार्स और विनस का वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, वो दोनों, मैं कहता हूं कि एक अजीब ही सीन था। खैर, अब मैंने उसे कुछ आइडियाज़ दिए, कुछ चीज़ें बताई, उसे कुछ रूटीन सजेस्ट की, कुछ उसे कहा कि अपने स्पिरिचुअल ऑरा पर काम करो, उसे कुछ कहा कि तुम अपने साइकोलॉजिकल ऑरा पर काम करो। उसने उन बातों को तस्लीम किया कि सर ये कमियां हैं, मैं इनको ठीक करने की कोशिश करूंगी। अब इस सारी कहानी के बाद जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस सारे मसले के बाद, क्योंकि उस बच्ची ने कहा कि सर आप मेरे केस को चाहे पूरा खोल कर बयान ना कीजिएगा, लेकिन यानी मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन आप बताइएगा
कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है। जो मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ वो ये, पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो खुदारा अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दें। सेक्स एजुकेशन से मुराद ये नहीं कि उन्हें गुड टच और बैड टच बता दिया जाए, उन्हें बताएं कि अगर कोई शख्स आप में इन्वॉल्व होता है तो इसका कतई मतलब ये नहीं वो आपसे मोहब्बत करता है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप जिस्मानी तौर पर पेश कर दें। और लड़कों को भी बताया जाए कि इसका कतई मतलब ये नहीं कि मोहब्बत हो जाए तो फौरी तौर पर सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना होता है। मुझे पता है आप इस बात को सुनकर मेरे मुखालिफ होंगे, मुझे पता है जो रिलेशंस में हैं वो कहेंगे कि ये कहाँ से इतने हाजी साहब आ गए, मुझे पता है कि मेरे दोस्त वो कहेंगे कि अच्छा अब सदर साहब ये बातें करने लगे हैं, लेकिन ये कैंसर है जो इस मुआशरे को खा रहा है। खुदारा इस कैंसर से बच जाइए। बात लंबी हो जाती है, दफ़ा बात निकल जाती है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सेशन लेने के लिए लोग आते हैं वो झूठ ना बोला करें, क्योंकि ऑकल्ट साइंसेस के ज़रिए से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाता है। झूठ ना बोला करें, सच बताया करें ताकि अकॉर्डिंगली आपको मशवरा दिया जा सके। और पैसों का मसला नहीं, पैसे देने वाले मुझे बहुत हैं, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। पैसों पर लड़ाई भी ना किया करें। आप टीम के लोगों से लड़ाई कर रहे होते हैं कि सर इतनी फीस फीस तो देना पड़ेगी, ये तो मस्ट है। आपका बहुत शुक्रिया।